स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू अकेडमी पर। और आज जो आपके लिए हम टॉपिक लाए हैं, जो कि आपकी सीरीज़ चल रही है पूरी की पूरी क्लास 7 से। तो क्लास 7 की जो सीरीज़ है उसका चैप्टर नंबर 3 लेके आए हैं, ज्योग्राफी से NCERT सीरीज़। और मैं हर बार कहता हूँ कि किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए आपको एटलीस्ट बेसिक नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। और बेसिक नॉलेज के लिए NCERT बुक्स आर द बेस्ट बुक्स फॉर द बेसिक नॉलेज, and you have to read line by line those NCERTs, and we are going with this line by line reading of the NCERTs and explanation of these books. So let us study with us. Now let's go with our topic. ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे और सीधा टॉपिक की तरफ चलेंगे। आज कोई भाषण का कोई प्रोग्राम नहीं है, तो आज कोई भाषण वगैरह नहीं देंगे और सीधा अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे, जो टॉपिक कहता है कि अवर चेंजिंग अर्थ। हमारी धरती जो किस तरीके से चेंज हो रही है, इसके बारे में हमको पढ़ना है और देखेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। तो देखो पहले पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है द लिथोस्फेयर इज़ ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज द लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ठीक है, जो हमारा लिथोस्फेयर है मतलब लैंड वाला जितना भी पार्ट है धरती का, वो क्या है कि वो इस तरीके से टूटा हुआ है, छोटे छोटे टूटा हुआ है कि नंबर ऑफ प्लेट्स मतलब बहुत सारी प्लेट्स में टूटा हुआ है। प्लेट्स खाने की थाली मत समझ लेना, प्लेट्स मतलब थोड़े थोड़े पार्ट्स में टूटा हुआ है। तो जो पार्ट्स में टूटा हुआ है उन्हीं को हम हर एक पार्ट को प्लेट कहा गया है। तो इसी में तो उन प्लेट्स को कहा गया है यहाँ पर लिथोस्फेरिक प्लेट्स। उनको क्या कहा गया है? उनको कहा गया है लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ओके, देन उसके आगे हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर। आप बहुत ही आश्चर्यचकित होंगे जब आपको यह पता लगेगा कि ये जो प्लेट्स हैं ये धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ घूमती रहती, मूव करती रहती हैं, इधर से उधर घूमती रहती हैं। अबाउट मिलीमीटर्स ईच ईयर, अबाउट मतलब फ्यू मिलीमीटर्स, कुछ मिलीमीटर्स के डिस्टेंस पर ये इधर से उधर मूव करती रहती है, उनका मूवमेंट होता रहता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। ये जस्ट इस वजह से होता है क्योंकि जो धरती के अंदर मोल्टन मैग्मा है हमारा उसकी जो मूवमेंट होती है, मोल्टन मैग्मा की जो मूवमेंट होती है, उसी की वजह से ये क्या होता है, ये सारी प्लेट्स ये जो प्लेट्स हैं ये मूवमेंट, इनके अंदर मूवमेंट भी आता है। देन उसके बाद हम बात करें द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर। ठीक है, जो मोल्टन मैग्मा जो हमारा धरती के अंदर है वो सर्कुलर मैनर में घूमता है। जैसे कि इस एक्टिविटी में बगल में ये एक्टिविटी आपको दिख रही है, इसमें घूम रहा है इस तरीके से, जैसे पानी घूमता है सर्कुलर मैनर में जब हम उसको हीट करते हैं, तो सेम उसी तरीके से वो होता है। तो हम आगे लिखा हुआ है कि द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉजेज चेंजेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। देखिए नीचे की तरफ जब कोई आप ये समझो कि आपकी ज़मीन, अगर आपके नीचे से ज़मीन खिसक जाए तो कुछ ना कुछ मूवमेंट तो होगा ही, और उस मूवमेंट की वजह से आपके अंदर भी कुछ ना कुछ मूवमेंट आएगा। तो सेम वही है कि जब मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स, इन प्लेट्स का जब मूवमेंट होता है तो धरती के ऊपर कुछ ना कुछ चेंजेस, धरती के सर्फेस पर कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस विच कॉजेज देम। ठीक है, अर्थ का जो मूवमेंट है उनको फोर्सेस के आधार पर डिवाइड किया गया है कि जिनकी वजह से, जिन मूवमेंट की वजह से जो फोर्स होता है उन्हीं के आधार पर उन्हें डिवाइड किया गया है। दीज फोर्सेस विच एक्ट इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ऐसे फोर्सेस जो धरती के अंदर, जो अंदर फोर्सेस एक्ट करते हैं उनको एंडोजेनिक फोर्सेस बोला जाता है, और जो फोर्स धरती के बाहर या फिर सरफेस पर, धरती के सरफेस पर जो एक्ट करते हैं उनको हम एक्सोजेनिक्स फोर्सेस भी कहते हैं। चलिए एक बार ये जो फ्लो चार्ट दे रखा है, इस फ्लो चार्ट को देखते हैं एक बार अच्छे से ज़रा। देखिए, अर्थ के मूवमेंट को दो भागों में बांटा गया है। अर्थ के मूवमेंट को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग एंडोजेनिक बोल रहा है और दूसरा बोल रहा है एक्सोजेनिक। ठीक है, अब एंडोजेनिक को भी उसने दो तरीके से बांट रखा है। एक बोल रखा है सडन फोर्सेस और एक बोल रखा है डायस्ट्रोफिक फोर्सेस। फिर सडन फोर्सेस में उसने अर्थक्वेक कहा है, वोल्केनो कहा है और लैंडस्लाइड्स भी कहा है, और इधर डायस्ट्रोफिक फोर्सेस में उसने बिल्डिंग माउंटेन्स भी कहा है। अगर हम इधर बात करें एक्सोजेनिक फोर्सेस की, तो उसमें इरोजनल
इरोजनल एंड डिपोजिशनल कहा है। इरोजनल और डिपोजिशनल जो फोर्सेस हैं ये कौन से हैं हमारे, ये कहाँ पर होते हैं, ये रिवर्स में हो जाते हैं, विंड में, सी वाटर में, ग्लेशियर्स में, ये सारे के सारे फोर्सेस हैं। ठीक, तो ये एक बार इस चार्ट को आप ध्यान में रखना कि ये जो चार्ट है हमारा ये बहुत ही काम का चार्ट है कि अर्थ के जो फोर्सेस हैं वो दो भागों में बटे हुए हैं, एक एंडोजेनिक है और एक एक्सोजेनिक है। एंडोजेनिक मतलब कि जो धरती के अंदर हो रहे हैं, एंडो मतलब क्या होता है, अंदर, ठीक है। एक्सो मतलब बाहर या फिर सरफेस पर। एंडोजेनिक मतलब धरती के अंदर वाले फोर्सेस और एक्सोजेनिक मतलब धरती के ऊपर जो सरफेस वाले फोर्सेस हैं। धरती के अंदर क्या हो सकता है, धरती के अंदर से क्या आ सकता है, वोल्केनिक इरप्शन हो सकता है, लैंडस्लाइड्स हो सकती हैं, अर्थक्वेक भी हो सकता है धरती के अंदर, उसी की वजह से धरती हमारी हिलती है। और डायस्ट्रॉपिक फोर्स में बिल्डिंग माउंटेन्स हो सकता है, ठीक है, बिल्डिंग माउंटेन्स मतलब डायस्ट्रॉपिक फोर्सेस वे फोर्सेस होते हैं जिनकी वजह से माउंटेन्स बनते हैं हमारे, ठीक है। इरोजनल और डिपोजिशनल फोर्सेस हो जाते हैं, जैसे कि अब बाढ़ आ जाए तो क्या होगा, ऊपर की जो लेयर है हमारी, टॉप मोस्ट लेयर है सॉइल की, वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, बह जाएगी, तो उसको हम इरोजनल फोर्सेस कहते हैं। और डिपोजिशनल फोर्सेस हमारे कौन से होते हैं, जब कोई मान लो ऊपर से जब ये जो ऊपर से टॉप मोस्ट लेयर यहाँ से उठ के ढह गई है, ये कहीं ना कहीं जाकर तो डिपॉजिट होगी, तो वो सारे फोर्सेस क्या होते हैं, डिपोजिशनल फोर्सेस हो जाते हैं। तो उसी में अगर हम बात करें, इधर ज़रा लिथोस्फीयर के बारे में देख लेते हैं कि लिथोस्फीयर क्या कहता है। लिथोस्फेरिक प्लेट कौन सी प्लेट्स होती हैं। द अर्थ्स क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड सम स्मॉल रिजिड इरेगुलर शेप प्लेट्स स्लैब्स विच कैरी कॉन्टिनेंट्स एंड द अदर ओशन फ्लोर्स। देखिए, अर्थ की जो क्रस्ट है हमारी, मैंने जो आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, सबसे टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ हमारी कौन सी है, वो है हमारी क्रस्ट है। और क्रस्ट में आपको मैंने कुछ कॉन्टिनेंटल पार्ट बताया था और कुछ आपको सी लेवल पार्ट पे बताया था। क्रस्ट जो है कॉन्टिनेंट लेवल पे 35 किलोमीटर्स की मैंने बताई थी आपको। देन उसके बाद में हमने सी लेवल पे बात की थी 5 किलोमीटर्स की हमने बात की थी। ओशन बेड पे हमारा 5 किलोमीटर थी और कॉन्टिनेंटल लेवल पे 35 किलोमीटर्स थी। तो ये क्रस्ट हमारी इतनी होती है। देन ये क्रस्ट में क्या होता है, द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड सम स्मॉल रिजिड इरेगुलर शेप। मतलब अर्थ की जो क्रस्ट है उसमें कुछ बड़ी प्लेट्स होती हैं, कुछ स्मॉल प्लेट्स होती हैं, रिजिड और इरेगुलर मतलब कोई शेप नहीं होती उनकी, ऐसी कुछ भी शेप हो सकती है, कोई आप बता नहीं सकते कि ये कौन सी शेप है। इरेगुलर शेप्स होती हैं, ना तो आपको वो स्क्वायर शेप में लगेगी, ना क्यूबॉइड शेप में लगेगी, किसी भी शेप में नहीं लगेगी, वो इरेगुलर शेप होती है एक तरीके से। जैसे एक पत्थर की जो शेप होती है वो हमारी एक रेगुलर शेप होती है, या फिर अब किसी भी रोड़ी पत्थर की देखिए तो वो सारी इरेगुलर शेप्स होती है जिनका हम बोल नहीं सकते कि ये एग्जैक्टली कौन सी शेप है, ठीक है। ऐसी ही शेप्स होती हैं विच कैरी कॉन्टिनेंट, जिनके ऊपर कॉन्टिनेंट वगैरह हैं और ओशन बेड वगैरह हैं। तो ये सारी की सारी हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं। देन हम उसके बाद बात करें तो एंडोजेनिक फोर्सेस की अगर हम बात करें, एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट। एंडोजेनिक फोर्सेस जो होते हैं वो कभी कभार क्या होता है कि सडन मूवमेंट, एकदम अचानक से मूवमेंट कर देते हैं। एट द अदर टाइम प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स। कभी कभार क्या होता है अचानक कर देते हैं और बाकी नॉर्मली देखा जाए तो वो बहुत ही धीरे धीरे स्लो मूवमेंट किया करते हैं। सडन मूवमेंट्स, लेकिन कुछ सडन मूवमेंट जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे अर्थक्वेक हो गया सडन मूवमेंट में हमारा। अर्थक्वेक बताकर तो आता नहीं है किसी ने, एकदम अचानक से ही आता है। ऐसी सेम है वोल्केनो के एरप्शन। वोल्केनो भी कोई अनाउंसमेंट तो करता नहीं है कि भाई मैं अभी मेरा वोल्केनिक एरप्शन होने वाला है, तो वो कोई अनाउंसमेंट तो करेगा नहीं, सीधा वो तो डायरेक्ट हो जाता है। ये सडन मूवमेंट्स होते हैं हमारे अर्थ के, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शंस भी हो सकते हैं। अर्थक्वेक की वजह से तो नॉर्मली डिस्ट्रक्शन ही होते हैं, आपको पता ही है। कॉज मास डिस्ट्रक्शंस ओवर द सर्फेस ऑफ द, देखो कुछ ये इनसे क्या होता है, डिस्ट्रक्शंस अर्थ के ऊपर मास डिस्ट्रक्शंस हो जाते हैं। और हम कुछ वर्ड, सबसे पहले ये वोल्केनो के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले इन वर्ड्स को देख लेते हैं। देखिए, जो मैंने आपको बताया था एंडो का मतलब क्या होता है, इनसाइड, ठीक। एंडो मतलब इनसाइड एंड एक्सो मतलब आउटसाइड। एंडो का मतलब इनसाइड और एक्सो मतलब आउटसाइड। अब जेनिक का मतलब होता है ओरिजिन। जेनिक का मतलब क्या होता है, ओरिजिन। अब इनसाइड एंडोजेनिक मतलब क्या होगा, इनसाइड ओरिजिन। ओरिजिन मतलब कहाँ से है, धरती के अंदर से है। एक्सो मतलब आउटसाइड ओरिजिन। अब ओरिजिन कहाँ से हो रही है एक्सो वाले की, वो बाहर से हो रही है। अब एंडोजेनिक मतलब अंदर से पैदा हुआ, एक्सोजेनिक मतलब बाहर पैदा हुआ, ठीक। ये सारे इस तरीके से ये वर्ड्स हैं, वर्ड्स ओरिजिन, इन वर्ड्स से ओरिजिन को आपको याद रखना चाहिए। देन उसके बाद अगर हम बात करें वोल्केनो की, तो वोल्केनो क्या होता है। अब वोल्केनो इज अ वेंट ओपनिंग, वोल्केनो इज अ वेंट इन द अर्थ क्रस्ट
थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली। ठीक है, वोल्केनो क्या होता है, एक अर्थ क्रस्ट के अंदर में एक ओपनिंग होती है, एक ओपनिंग होती है जिसमें से क्या होता है कि जिसमें से मोल्टन मटेरियल निकल के आता है एकदम सडनली, अचानक से अर्थ की क्रस्ट से एकदम निकल के आता है अचानक से मोल्टन मटेरियल, जो कि इरप्ट करता है एकदम सडनली। ये क्या होता है, ये होता है हमारा वोल्केनिक माउंटेन। तो देखिए अब इस वोल्केनिक माउंटेन में क्या है कि नीचे की तरफ में क्या है, मैग्मा चैम्बर है हमारा। मैं आपको एक बार ये पेन से दिखाता हूँ। देखिए ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये क्या है, मैग्मा चैम्बर है। ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये मैग्मा चैम्बर है। देन ये जो हमारी ये अर्थ क्रस्ट की बात चल रही है, ये मेंटल है, उसके नीचे जस्ट नीचे मैग्मा चैम्बर है। देन उसके बाद ये देखिए, ये ऊपर की तरफ में मोल्टन मैग्मा निकल के जा रहा है ऊपर की तरफ। ये क्या है, ये हमारा वेंट है। देन ऊपर वाला जो पार्ट है उसको, यहाँ से क्या निकल रहा है, ये गैसेस निकल रही हैं। और ये क्या है, इसको हम क्रेटर बोलते हैं। ठीक है, देन उसके बाद ये जो पार्ट, ये जो रेड कलर का पार्ट निकल के आ रहा है, इसको हम बोलते हैं लावा। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम लावा। देन उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो आगे देखते हैं कि क्या है इसमें। Similarly, when the lithospheric plates move, the surface of the earth vibrates। जैसे ही लिथोस्फेरिक प्लेट्स जब मूव करती हैं, लिथोस्फेयर की जो प्लेट्स है वो मूव करती हैं, तो क्या होता है, अर्थ पे क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। द वाइब्रेशन कैन ट्रैवल ऑल अराउंड द अर्थ। ये जो वाइब्रेशन होता है ये धरती पर चारों तरफ ट्रैवल कर सकता है। दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक। इन्हीं वाइब्रेशंस को हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहलाए जाते हैं। यही जो वाइब्रेशन जो हमारा जब टकराती हैं दो प्लेट्स, हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट या फिर एक दूसरे से जब टकराती हैं, टकराने के बाद ज़रा सा वाइब्रेशन होता, जो भी वाइब्रेशन होता है वो वाइब्रेशन क्या होता है, पूरी धरती पर, पूरी की पूरी धरती पर भी ट्रैवल कर सकता है। और यही जो वाइब्रेशन होता है, इसी वाइब्रेशन को हम कहते हैं अर्थक्वेक। इस वाइब्रेशन को हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। द अर्थक्वेक, द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड फोकस। अब देखिए ये जो मूवमेंट जहाँ होता है, जिस प्लेस पर ये मूवमेंट होता है, वो प्लेस क्या कहलाई जाती है, वो फोकस कहलाई जाती है। एंड द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। और जो प्लेस जो फोकस के ऊपर है जस्ट, उसको हम एपिसेंटर कहते हैं। ठीक है, उसको एपिसेंटर कहते हैं। वाइब्रेशन अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। द प्लेस ओवर द सरफेस अबव द फोकस इज नॉट द एपिसेंटर। वाइब्रेशन ट्रेवल्स आउटवर्ड फ्रॉम द एपिसेंटर। वाइब्रेशन जो होता है वो एपिसेंटर से बाहर की तरफ ट्रेवल करता है। एंड ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर। जो ग्रेटेस्ट डैमेज जो होता है वो ज़्यादातर एपिसेंटर के पास में होता है। एंड स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक डिक्रीजेस अवे फ्रॉम द सेंटर। अब सेंटर से क्या होता है, अर्थ की जो उसकी जो स्ट्रेंथ है अर्थक्वेक की, वो डिक्रीज करती है। अब यहाँ पर हम ज़रा देखते हैं। देखिए ये वाला जो हमारा पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, आप देखिए ज़रा, ये वाला जो पोर्शन है हमारा, इस पोर्शन की अगर हम बात करें तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन है हमारा फोकस का। ठीक है, यहीं से वे जो मूवमेंट स्टार्ट होती है, ये उसका फोकस है, यहीं से स्टार्ट होती है। इसके जस्ट ऊपर अगर आप देखें तो ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या, एक मिनट मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका ज़रा। हाँ, तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, इस पार्ट को क्या कहते हैं, एपी सेंटर कहते हैं। ठीक है, एपी सेंटर कहते हैं। और ये जो ये आपको दिख रही हैं, ये प्लेट की बाउंड्रीज़ हैं। और ये जो हैं आपकी सीस्मिक वेव्स रेडिएट आउट इन द ऑल डायरेक्शन। सीस्मिक वेव्स होती हैं, ये आपकी ऑल डायरेक्शंस में रेडिएट हो रही हैं। ठीक है, देन इधर हम बात कर लेते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थ वेव्स। ठीक है, आप अगर ज़रा इधर की बात करें, हम डू यू नो में अगर हम देखें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। अर्थक्वेक की 3 तरह की वेव्स होती हैं। जैसे आपका एक हो गया पी वेव्स। ठीक है, आपका एक हो गया पी वेव्स बोलें, पी वेव्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, और एक एस वेव्स या फिर ट्रांसवर्स वेव, एक एल वेव्स होती हैं या फिर सरफेस वेव बोले हम। इनके बारे में आपको खुद इंसाइक्लोपीडिया वगैरह या फिर विकीपीडिया वगैरह पर जाके चेक करना है। आप खुद चेक करें इसके बारे में, आप हर चीज़ नहीं बताई जाती है, कुछ मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। देन उसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो अल्दो द अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। ये तो आपको पता ही है कि अर्थक्वेक का प्रेडिक्शन तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो अनाउंसमेंट तो करता नहीं है कि मैं आने वाला हूँ, आप अपना इंतजाम कर लें, मैं आने वाला हूँ, ऐसा कोई अनाउंसमेंट तो करता नहीं है।
जब अनाउंसमेंट नहीं करता तो वो कभी भी आ सकता है, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और जब पता तभी चलेगा जब डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगा या फिर धरती हिलना शुरू कर देगी, आपके वाइब्रेशन होने लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज्ड इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। इम्पैक्ट तभी मिनिमाइज हो सकता है जब आप पहले से ही तैयार हों अर्थक्वेक के लिए कि कभी भी आ जाए तो हम ये काम कर लेंगे। तो सम कॉमन अर्थक्वेक प्रेडिक्शंस मेथड एडप्टेड लोकली बाय द पीपल इंक्लूड स्टडिंग एनिमल बिहेवियर। कुछ कॉमन मेथड हैं जो कि लोकली हम देखते हैं कि जो पीपल इंक्लूड करते हैं, जैसे कि एनिमल बिहेवियर को हम देखें, फिश इन द पॉन्ड गेट एजिटेटेड, स्नेक्स कम टू द सरफेस। ठीक है, क्या होता है कि जब आपको एनिमल बिहेवियर चेक करना होता है, जब अर्थक्वेक आता है तो एनिमल बिहेवियर चेक कीजिए। कभी भी देखना जब अर्थक्वेक आता है तो अगर आपके घर में कोई पेट है, डॉग है, तो डॉग वो हमेशा क्या होता है, वो जा कर के छत पे चढ़ जाता है। जब भी आता है तो वो छत पे चढ़ जाता है। और फिश की अगर बात करें तो फिश जो होती हैं वो बिल्कुल किनारों पर आ जाती हैं, पॉन्ड से किनारों पर आ जाती हैं। और स्नेक्स जो होते हैं वो पानी में से धरती में से निकल कर सरफेस पर आ जाते हैं। तो ये आप एनिमल बिहेवियर से भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें होने वाली हैं। बाकी अर्थक्वेक का केस स्टडी ये तो आप इसका कोई इतना लेना देना नहीं है। बाकी अर्थक्वेक के बारे में इधर देखते हैं हम ज़रा सा कि अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड विद अ मशीन कॉल्ड सीस्मोग्राफ। अर्थक्वेक को हम मेज़र करते हैं, एक मशीन है जिसका नाम होता है सीस्मोग्राफ। ठीक है, सीस्मोग्राफ से हम उसको मेज़र करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल। जो सीस्मोग्राफ से मेज़र करते हैं और जिस स्केल पर मेज़र करते हैं उसको हम रिक्टर स्केल कहते हैं। अगर एन अर्थक्वेक ऑफ 2 और लेस देन बी फेल्ट ओनली अ लिटल, अगर ऐसा कोई अर्थक्वेक आता है जो कि 2 रिक्टर स्केल पर 2 मैग्नीट्यूड दिखा रहा है या फिर उससे कम दिखा रहा है, तो वो बहुत छोटा अर्थक्वेक होता है। लेकिन एन अर्थक्वेक ओवर द 5 कैन कॉज डैमेज फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग। और अर्थक्वेक जो कि 5 तक का आता है तो वो थिंग्स का गिरना या फिर टूटना ये डैमेज कर सकता है आपको। 6 तक का जो होता है हाइयर मैग्नीट्यूड होता है, इज़ कंसिडरेबल वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड 7 इज़ क्लासिफाइड एज द मेजर अर्थक्वेक। और जो 7 तक पहुंच जाता है वो एक मेजर अर्थक्वेक कहलाया जाता है। अब हम ज़रा सा इनके बारे में देख लेते हैं कि ये अर्थक्वेक प्रिपेयरनेस, अगर अर्थक्वेक आ जाए तो आप क्या करेंगे, उसके बारे में ज़रा देख लेते हैं कि ये क्या है। वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। जब कोई अर्थक्वेक आता है तो आपको शेल्टर कहाँ लेना चाहिए? सबसे पहला आपका काम होना चाहिए कि आपको कोई सेफ स्पॉट देखना है। अंडर द किचन काउंटर, टेबल और डेस्क, अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर और वॉल। देखो, या तो आप किसी टेबल के नीचे पहुंच जाएं, किचन का जो काउंटर होता है उसके नीचे घुस जाएं, और टेबल के नीचे घुस जाएं, डेस्क के नीचे घुस जाएं, या फिर आप किसी भी दीवार के कोने में खड़े हों, किसी भी दीवार के बीच में ना खड़े हों, दीवार के जो बीम होता है उस बीम के पास में खड़े रहें, आप कोने में बिल्कुल खड़े रहें। इससे क्या होता है, अगर दीवार गिरती है तो दीवारें गिर जाएंगी, लेकिन कभी बीम नहीं गिरते हैं। बीम नहीं गिरेंगे तो आपके बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी अगर आप फंस जाते हैं तो आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता कि आप बचेंगे या नहीं बचेंगे। लेकिन हाँ जी, कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं और उससे हमारे बचने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। बाकी जिसका समय आ जाता है वो अपना समय आ ही जाता है, फिर उसमें कोई आप कुछ नहीं कर सकते हैं। देन स्टे अवे फ्रॉम, आपको किन किन चीज़ों से दूर रहना है। अगर अर्थक्वेक आया है तो उस टाइम पे आपको किन किन चीज़ों से दूर रहना है। फायर प्लेसेस से, जहाँ पर आग लग सकती हो वहाँ से आपको दूर रहना है। तो आप कहेंगे कि सर किचन में तो एकदम बहुत जल्दी आग लग सकती है क्योंकि वहाँ तो सिलेंडर होता है। तो सिलेंडर के जो भी आपके इक्विपमेंट्स आते हैं वहाँ पर साफ लिखा होता है, आप आफ्टर यूज़ यू शुड क्लोज देम। ठीक है, यू शुड क्लोज द रेगुलेटर ऑफ द सिलेंडर, बट इन आवर कंट्री पीपल डोंट गिव अटेंशन टू दोज थिंग्स। लेकिन आपको ऐसा होना चाहिए कि सिलेंडर को बंद करना चाहिए, सिलेंडर को आफ्टर यूज़ उसकी जो रेगुलेटर है वहाँ से उसको बंद कर देना चाहिए, तो वहाँ पर आपने आग नहीं लग सकती। लेकिन फायर प्लेसेस, एरियाज अराउंड द चिमनीज़ के पास में जो एरियाज़ है वहाँ पर आपको नहीं होना चाहिए। विंडोज़ के पास में नहीं खड़ा होना चाहिए। जो विंडो शैटर कर रही है आपकी, मतलब थड़थड़ा रही है, खड़खड़ा रही है,
उसके पास में नहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग द मिरर पिक्चर फ्रेम्स, या फिर मिरर के पास में नहीं होना चाहिए, पिक्चर फ्रेम के पास में नहीं होना चाहिए। देखो फायर के पास रहोगे तो आग लगने के चांसेस हैं, और चिमनी के पास में होगे तो भैया चिमनी तो बहुत ऊंची होती है, कब गिरे, किधर को गिरे, किसके ऊपर गिर जाए किसी को नहीं पता, और किस साइड गिर जाए ये भी नहीं पता है, तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं वहाँ भी। और विंडो शैटरिंग, जो मतलब खटखटा रही हैं, जो खिड़कियाँ खटखटा रही हैं, वहाँ उसके पास भी नहीं रहना है आपको, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो इतनी तेज़ खटखटाए कि आपके सर में लग जाए, या फिर आपके कहीं भी लग सकती है। एंड देन मिरर और पिक्चर फ्रेम्स के पास में भी नहीं खड़ा होना, क्योंकि अगर वो गिर जाते हैं और आपके ऊपर ही गिर जाते हैं तो भी आपको चोट आ सकती है। देन बी प्रिपेयर्ड, आपको पहले से प्रिपेयर रहना है कि स्प्रेड अवेयरनेस अमॉन्ग योर फ्रेंड्स, आपको अपने दोस्तों में अवेयरनेस इसके बारे में स्प्रेड करनी है। फैमिली मेम्बर्स एंड फेस एनी डिज़ास्टर कॉन्फिडेंटली, आपको डिज़ास्टर भी, किसी भी डिज़ास्टर को कॉन्फिडेंटली करने के लिए आपको रहना चाहिए। देन उसके बाद हम बात करते हैं मेजर लैंडफॉर्म्स की। अगर हम बात करते हैं तो द लैंडस्केप इज बीइंग कॉन्टीन्यूसली वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेसेस, विदरिंग एंड इरोजन्स। जो हमारा लैंडस्केप है वो कॉन्टीन्यूस कुछ प्रोसेस की वजह से आपका इधर से उधर मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। जैसे उनमें दो प्रोसेस हमारे पास हैं, हमारे पास जो दो प्रोसेस हैं वो हैं, एक तो है विदरिंग और एक है इरोजन, एक है विदरिंग और एक है इरोजन। तो दोनों के बारे में अलग अलग तरीके से देखेंगे कि ये दोनों हैं क्या। पहला विदरिंग देखते हैं। विदरिंग इज अ ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। देखिए धरती पर पत्थरों का, रॉक्स का टूटना, धरती पर पत्थरों या फिर रॉक्स का टूटना जो है वो विदरिंग कहलाता है। वहीं पर इरोजन इज वियरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। देखिए अब मैं आपको यहाँ पर ज़रा सा लिख के बताना चाहूँगा कि देखिए, हाँ देखो, रॉक्स जब ये टूटेंगे तो क्या होगा, जब ये टूटेंगे तब हमारी होगी क्या, विदरिंग। ठीक है, क्या होगी, विदरिंग। ठीक है, एंड अगर जब इरोजन की बात आएगी, जब देखो सॉइल जो है हमारी, सॉइल जो है जब हमारी बह जाएगी तो इसको, जब सॉइल जब बहती है तो ये जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉइल जब बहती है। देखिए सॉइल का अगर हम बात करें तो जब ये सॉइल हमारी बहती है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम इरोजन। ठीक है, आपको याद रखना चाहिए, ये याद रखना है कि इरोजन, जैसे इरोजन अब किस किस चीज़ से होगा। देखिए धरती से सॉइल जो है इधर से उधर कैसे जाएगी, दो तीन चीज़ों से जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लें तो एक हमारी विंड से जा सकती है, हवा से उड़ के जा सकती है। ठीक है, एक हमारा वाटर से अगर बाढ़ आ गई तो भी हो सकता है। ठीक है, और आइस से भी हो सकता है, जब आइस आपके अगर सॉइल के ऊपर पड़ गई, जब वो पिघलेगी तो पानी होगा तो फिर आपको पता ही है कि वो विदरिंग, वहाँ भी सॉइल इरोजन हो सकता है। ठीक है, द इरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे बाय और ट्रांसपोर्टेड बाय द वाटर एंड द विंड एटसेट्रा एंड इवेंचुअली डिपॉजिटेड। अब ये जो इरोडेड मटेरियल जो एक जगह से वो बह के गया है, ये कहीं ना कहीं जाकर डिपॉजिट भी होगा। एंड दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट्स डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। यही जो प्रोसेस है हमारा इरोजन का और डिपोजिशन, एक जगह से इरोड करके दूसरी जगह डिपॉजिट करने का जो ये प्रोसेस है, इसी प्रोसेस की वजह से क्या होता है, कुछ लैंडफॉर्म्स क्रिएट हो जाते हैं। अब कुछ लैंडफॉर्म्स क्रिएट हो जाते हैं, उनमें से जैसे हम बात करते हैं वर्क ऑफ रिवर की बात कर लेते हैं हम। रिवर की देखिए तो द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप। ठीक है, जो पानी का बहता हुआ, जो नदियों का बहता हुआ पानी है वो क्या करता है, लैंडस्केप को इरोड करता है। लैंडस्केप को इरोड करता है व्हेन द रिवर टम्बल्स एट अ स्टीप एंगल्स ओवर वेरी हार्ड रॉक्स और डाउन अ स्टीप वैली साइड, इट फॉर्म्स अ वाटरफॉल। देखिए जब आप जरा सा से छोटा सा, मैं इसमें आपको ये इतना महंगा वाला नहीं समझाऊंगा, मैं आपको छोटा सा लूँगा। देखिए आपके घर पर एक छत पर टंकी रखी होगी,
जब टंकी फुल भर जाती है तो आपने आपका एक छोटा सा पाइप अपना उसी छत में से ज़रा सा छोटा सा पाइप दे रखा होगा कि जो कि नीचे की तरफ में जब भर जाती है, ओवरफ्लो हो जाता है, तो वहाँ से वो पानी जो फालतू पानी है वो निकल के नीचे की तरफ जाता है। आप ध्यान से देखें कि वो जो धार जब वो निकलता है तो वो जो धार जहाँ पड़ती है वहाँ पर कुछ ना कुछ गड्ढा टाइप हो जाता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, स्टीप फॉल हो रही है ना एकदम से पानी की, जो पानी की एकदम से स्टीप फॉल में, देखिए आपको डायग्राम के साथ में एक बार करके देखते हैं। मान लो ये हमारा पाइप है, ठीक है, ये हमारा पाइप है, यहाँ से पानी जब गिरेगा, यहाँ से जब हमारा पानी गिरेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर एक गड्ढे टाइप बन जाएगा ना। यहाँ पर जब ये गड्ढा टाइप बन जाएगा तो इसी गड्ढे से क्या होगा, वहाँ पर कुछ ना कुछ एक चेंज आएगा सरफेस के अंदर में। सेम इसी तरीके से यहाँ पे अब देखिए, अब हम बात करें यहाँ पर भी ज़रा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ से पानी आता है, स्टीप फॉल होती है, ये जो स्टीप फॉल होती है तो एक टाइम बाद ये क्या करता है, ये जो स्टीप फॉल की वजह से यहाँ पर क्या बन जाता है, वाटरफॉल बन जाती है, ठीक है, वाटरफॉल बन जाती है। देन उसके बाद में अगर हम बात करें सॉफ्टन रॉक्स अंडरकट, देखिए जो सॉफ्टन रॉक्स हैं, जो सॉफ्ट रॉक्स होते हैं वो क्या करते हैं, कटते चले जाते हैं, इरोजन होने लगता है उनका, इरोड होने लगते हैं, ठीक है। एज द रिवर एंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न्स, जैसे ही प्लेन में आती है, हमारे प्लेन समतल पार्ट में जब ये रिवर आती है हमारी, तो क्या करती है वो ट्विस्ट एंड टर्न करती है, ट्विस्ट एंड टर्न। ट्विस्ट एंड टर्न बोले तो देखो अभी यहाँ पे अब आपको दिखाते हैं पूरा, ये पहले इसको पूरा पढ़ के एक बार पहले पढ़ते हैं, देन उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे। ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग द लार्ज बेंड्स नोन एज मेंडर्स, ठीक है, फॉर्मिंग द लार्ज बेंड्स, तो बेंड्स होता है, ट्विस्ट एंड टर्न जब वो करती है तो वो एक कुछ छोटे बड़े एक बहुत सारे बेंड बनाती है, जिनको हम मिंडर्स कहते हैं। ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन्स एंड द डिपोजिशन अलोंग द साइड्स ऑफ मिंडर्स, द एंड ऑफ मिंडर्स लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर, ठीक है। अब कंटिन्यूस क्या होता है, कंटिन्यूस डिपोजिशन ऑफ साइड्स ऑफ मिंडर्स के एंड ऑफ मिंडर्स लूप कम क्लोजर। अब कॉन्टिन्यूस डिपोजिशन की वजह से क्या होता है कि ये जो जब डिपोजिशन ख़त्म हो जाता है तो वो क्या जो मीडर्स होते हैं उनका जो लूप होता है वो पास में आने लगता है, ठीक है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मीडर्स लूप कट्स ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म्स अ कट ऑफ लेक, और ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सबो लेक, ठीक है। At times, the river overflows its banks. This leads to the flooding of neighboring areas. As it floods, it deposits layers of fine soils and the material called the sediments along the banks. This leads to the formation of the flat, fertile floodplains. The raised banks are called levees. As the river approaches the sea, the speed of the flowing water decreases and the river begins to break up. इसको बाद में करते हैं, अब पहले ये देखते हैं। देखिए जब ये प्लेन में आती है, जब ये प्लेन पार्ट में आती है क्या होता है कि ये ऐसे करके ट्विस्ट एंड टर्न करके ऐसे करके ये जाती है। अब देखिए यहाँ पर जब ये जाती है तो कुछ ना कुछ एक स्लाइड बेंड बनाती है। जब ये जो बेंड बन रहे हैं, देखिए इस जगह पर ये जो बेंड बन रहे हैं हमारे, मुड़ के जा रही है, इन्हीं मुड़े हुए पार्ट को हम क्या कहते हैं, मींडर्स कहते हैं। इन्हीं जो मुड़े हुए पार्ट को हम मींडर्स कहते हैं। और क्या होता है कि थोड़ी देर जब ज़्यादा लूप होने लगता है तो कुछ ऐसे लूप्स भी होते हैं जहाँ पर कि ये बाद में जब पानी कम हो जाता है इसमें तो वहाँ पर फ्लो नहीं हो पाता है। जो फ्लो नहीं वहाँ तक, जो जब बाढ़ आती है तो ये यहाँ तक फ्लो करती है, ठीक है। जब बाढ़ नहीं आती है तो फिर ये क्या होता है, ये इतना ज़रा से में फ्लो करता है। जब ज़रा से में फ्लो करता है तो यहाँ पर जो ये क्या करता है, यहाँ पर ज़रा सी चीज़ पे एक ऑक्सबो लेक बना देता है। क्या बनता है, ऑक्सबो लेक इसलिए बोलते हैं, कुल्हाड़ी की तरह इसकी शेप होती है। ये देखिए कुल्हाड़ी की तरह इसकी शेप है, ऐसे लेक्स को हम कहते हैं ऑक्सबो लेक बना देता है। और अब जब इसमें ज़्यादा पानी आ जाता है तो फिर ये क्या ऊपर से सिल्ट को लेके आते हैं, सिल्ट लेकर के आती है तो फिर यहाँ पर डिपॉजिट कर देती है मिट्टी पर। इन्हीं मिट्टी पे यहाँ पर क्या होता है, ये बहुत ही फर्टाइल प्लेन बन जाते हैं और दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन। इनको इसीलिए फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन भी कहा जाता है, ठीक है। ऊपर से मिट्टी जब आती है, मिट्टी नहीं कह सकते हम, रॉक्स जो टूट के उनकी जो छोटी सी उनकी बहुत पतली सॉइल बन जाती है, तो वो सॉइल जब आती है तो यहाँ पर वो इसे छोड़ देता है।
ये जो इसके किनारे बैंक्स पर इसकी छोड़ देती है, वो डिपॉजिट करती चली जाती है, और इन्हीं बैंक्स पर जो फर्टाइल ये बन जाती है, ये जो लैंड इनके आसपास की जो क्षेत्र होता है वो सारा फर्टाइल बन जाता है, इसीलिए इनको फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन भी कहा जाता है। और जो रेस्ड बैंक्स होती हैं, जो 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 किनारे थोड़े से ऊंचे रह जाते हैं, उन रेस्ड बैंक्स को हम क्या कहते हैं, उनको लेवीज कहते हैं, ठीक है। एज द रिवर अप्रोचेज द सी द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेज, जैसे जैसे ये रिवर जो होती है हमारी सी की तरफ में पहुंचती है, इसके पानी की जो स्पीड होती है वो बहुत कम हो जाती है। पानी की स्पीड कम होने की वजह से क्या होता है कि रिवर बिगिंस टू ब्रेक अप इनटू द नंबर ऑफ स्ट्रीम्स, जो रिवर होती है वो टूटने लगती है नंबर ऑफ स्ट्रीम्स में, मतलब धाराओं में, कई धाराओं में टूटना शुरू कर देती है। और इन्हीं धाराओं को क्या कहते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटरीज। आप याद रखना ये डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है, इन्हीं धाराओं को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। द रिवर बिकम्स सो स्लो दैट इट बिगिंस टू डिपॉजिट इट्स लोड्स, ठीक है। अब ये इतनी स्लो हो जाती है कि ये जो अपना लोड जो भी लेके आई है उसको डिपॉजिट करना शुरू कर देती है। एंड ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स इट्स ओन माउथ, और सारी जितनी भी सहायक डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं वे सारी की सारी अपना खुद का एक अलग माउथ बना लेती हैं। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम द माउथ फॉर्म्स अ डेल्टा। कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम द माउथ, अब माउथ पे जो कलेक्शन होता है सेडिमेंट का, उसी से क्या बनता है, डेल्टा बनता है, उसी से क्या बन जाता है, डेल्टा बनता है, ठीक है। अब देखिए, अब एक बार डू यू नो, हमारा जो पिछले पेज पर डू यू नो रह गया उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड में थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स है, लेकिन द हाईएस्ट वाटरफॉल जो हमारा है, हाईएस्ट वाटरफॉल है एंजल फॉल्स ऑफ वेनेजुएला। देखिए, एंजल फॉल्स ऑफ वेनेजुएला जो है हमारा, वो हाईएस्ट फॉल ऑफ साउथ जो कि वेनेजुएला का है, जो कि साउथ अमेरिका में है, वो हाईएस्ट वाटरफॉल है। द अदर वाटरफॉल्स आर लाइक नाइग्रा फॉल लोकेटेड इन द बॉर्डर बिटवीन द कैनेडा एंड यूएसए, नॉर्थ अमेरिका, कैनेडा एंड यूएसए इन नॉर्थ अमेरिका, एंड विक्टोरिया फॉल्स ऑन बॉर्डर ऑफ जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे इन अफ्रीका। एक है विक्टोरिया फॉल्स जो कि हमारा बॉर्डर है जाम्बिया और जिम्बाब्वे में है। एक बार फिर देखते हैं, देखिए इस वाले को ज़रा थोड़ा सा बढ़ा कर देखते हैं। वेनेजुएला देखो सबसे बड़ी कौन सा है हमारा, कलर चेंज कर लेते हैं, देखिए हाईएस्ट वाटरफॉल इज एंजल फॉल्स ऑफ द वेनेजुएला इन साउथ अफ्रीका में है ये। देन उसके बाद हमारा जो है अदर वाटरफॉल्स है, जैसे नाइग्रा वाटरफॉल हमारा लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन द कैनेडा एंड यूएसए, नॉर्थ अमेरिका एंड विक्टोरिया। फिर उसके बाद है विक्टोरिया फॉल्स ऑन द बॉर्डर ऑफ, विक्टोरिया फॉल्स है हमारा जो कि है विक्टोरिया फॉल जो हमारा बॉर्डर, किस बॉर्डर पे है, विक्टोरिया फॉल्स ऑन द बॉर्डर ऑफ जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे इन अफ्रीका। तो ये आपको तीन चीज़ें याद रखनी है। और अब हम आते हैं वर्क ऑफ सी। अब सी का क्या काम है भाई, देख लो जरा, सी का काम देख लेते हैं। द इरोजन ऑफ डिपोजिशन ऑफ द सी, यहाँ देखते हैं ऐसे, द इरोजन ऑफ डिपोजिशन ऑफ सी वेव्स गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स, ठीक है। जो डिपोजिशन ऑफ सी वेव्स, जो सी वेव्स आती हैं वो क्या करते हैं, टकराती हैं, जो पत्थर जो भी आपके जो रॉक्स वगैरह हैं पानी पर है उनसे टकराती हैं। सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक, क्रैक डेवलप्स, जैसी वो टकराती हैं तो कुछ क्रैक्स वगैरह डेवलप हो जाते हैं। ओवर द टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइडर, जैसे जैसे वो टकराती रहती हैं टाइम समय के साथ में वे जो क्रैक जो होते हैं वे बड़े होते चले जाते हैं। जब ये बड़े होते चले जाते हैं द हॉलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड कॉल्ड द रॉक्स, ऑन द रॉक्स दे आर कॉल्ड सी केव्स, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ दिखाते हैं आपको ज़रा, हाँ जी, जब टकरा करके क्या होता है कि टकरा टकरा के कुछ इस तरीके का पार्ट बन जाता है, तो इन पार्ट को हम बोलते हैं सी केव्स, ठीक है। फिर कुछ और ज़्यादा टकराता है, ठीक है। देन एज दीज कैविटीज बिकम बिगर एंड द बिगर ऑन टू द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन दस फॉर्मिंग द सी आर्चेस, ठीक है। अब ये जो केव्स जो बन गई हैं ये और बड़ी होती चली जाती हैं, आर पार हो जाती हैं, इनको हम फिर ये सी आर्चेस का फॉर्म ले लेती हैं। देन उसके बाद में क्या होता है, फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट,
आगे चल के अगर देखें तो ये जो ऊपर की जो छत बन जाती है, एक छत टाइप बन जाती है रॉक्स की, वो भी ब्रेक हो जाती है। एंड दीज वॉल्स लाइक फीचर्स आर कॉल्ड स्टैक्स। ये जो वॉल लाइक फीचर्स होते हैं, ये जो वॉल टाइप बन जाता है, बाद में वो रूफ भी हट जाती है फर्दर। उसके बाद जो रूफ है, देखिए पहले क्या बनता है, सी केव बना, सी केव के बाद में और आगे समय के साथ में क्या सी आर्किस बन जाते हैं जिनके ऊपर छत होती है। फिर थोड़े थोड़े समय बाद क्या होता है, वो छत भी हट जाती है। वो छत हटने के बाद में सिर्फ वॉल टाइप रह जाता है और उस वॉल टाइप को हम बोलते हैं स्टैक्स। ठीक है, द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट द वर्टिकली अबव steep rocky coast rising almost vertically above sea water is called the sea cliff। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करें तो स्टीप मतलब रॉकी कोस्ट राइजिंग अबव द वर्टिकली, जो एक पत्थर सा रॉकी कोस्ट तरीके से खड़ा हो जाता है, उसको हम सी क्लिफ कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, हम सी क्लिफ कहते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करें, द सी वेव्स डिपोजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर्स फॉर्मिंग द बीचेस। ये जो सी वेव्स होती हैं वो क्या करती हैं, जो पत्थर टूटे हैं इनसे जो मिट्टी बनी है, जो भी सैंड वगैरह बनी है, ये इसको सैंड को क्या किनारों पर ले जाकर रख देती हैं और उनसे क्या बन जाते हैं, सी बीचेस बन जाते हैं, उन्हीं से बीच बनते हैं हमारे। देन हम वर्क ऑफ आइस की बात करते हैं। अब आइस की बात करें, सबकी बात, पानी की पूरी बात कर ली, मिट्टी की पूरी बात कर ली हमने, तो अब आइस कहीं पीछे रह जाए तो अच्छा नहीं लगता। तो आइस के बारे में भी ज़रा सी बात कर लेते हैं, वर्क ऑफ आइस का क्या काम है। अब देखिए, ग्लेशियर्स आर द रिवर्स ऑफ आइस। ठीक है, ग्लेशियर्स को हम क्या कह सकते हैं, ग्लेशियर्स को हम रिवर ऑफ आइस कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको पानी तो मिलने वाला है नहीं, तो आप ढूंढें कि भैया रिवर तो पानी की होती है, तो ऐसे नहीं माना जाएगा, वहाँ तो भैया सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ है, तो वहाँ तो नदियाँ ही सिर्फ बर्फ़ों की होती हैं। तो रिवर ऑफ आइस ग्लेशियर्स को कहा जाता है। विच टू इरोड द लैंडस्केप बाय बिल्डोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो। ठीक है, यहाँ भी कुछ ना कुछ चेंजिंग होती रहती है। ग्लेशियर्स कार्व आउट डीप हॉलो देयर एज द आइस मेल्ट्स दे गेट फिल्ड अप विद द वाटर। ग्लेशियर्स भी क्या होते हैं कि ऐसी जहाँ पे वहाँ पे जो आर्चिस बन रहे थे, डीप हॉलो कार्व बन रहे थे, उस तरीके से यहाँ भी बनते हैं। और वहाँ पर जब आइस मेल्ट होती है तो वहाँ भी पानी बढ़ता है, पानी भरने के बाद में वहाँ भी थोड़ा बिकम्स फिल्ड अप विद द वाटर एंड बिकम्स ब्यूटीफुल लेक्स इन द माउंटेन्स। ठीक है, द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज द रॉक बिग एंड स्मॉल सैंड एंड सिल्ट गेट्स डिपोजिटेड। दीज डिपोजिट्स फॉर्म द ग्लेशियर मोरेन्स। इन्हीं को हम बोलते हैं ग्लेशियर मोरेन। अब देखिए, वहाँ पर भी डिपोजिशन होता है। डिपोजिशन में आपका ये देखियो, पहले तो जब पानी वहाँ पे जब बर्फ़ गिर जाती है, बर्फ़ इकट्ठा हो जाती है, बर्फ़ इकट्ठा होने की वजह से क्या होता है कि जब वो पिघलती है तो नीचे की तरफ में जो भी टूट टाट हुई है उसमें पानी भर जाता है। पानी भरने के बाद में वहाँ पे एक लेक टाइप हो जाता है। तो वहाँ पे झील जब बन जाती है तो उस झील के अंदर में ये जो पत्थर वगैरह होते हैं इनका टूटना फूटना होता रहता है। इधर पानी का जब इधर से उधर होता है तो वो पत्थरों का टूटना फूटना होता रहता है। टूटना फूटना होने की वजह से देन उसके बाद में क्या होता है, रॉक बिग्स एंड स्मॉल सैंड सिल्ट गेट्स डिपोजिटेड। वो जो है, वो जो बिग बिग रॉक्स हैं, बड़े बड़े रॉक्स हैं और जो सिल्ट वगैरह हैं, सैंड वगैरह है, वो वहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है। इन्हीं डिपॉजिटेड्स को हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर मोरेन कह देते हैं। उन्हीं को हम ग्लेशियर मोरेन कह देते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करें वर्क ऑफ विंड। अब विंड का क्या काम है, देखो विंड बनाती है तीन चीज़ें। एक होता है मशरूम रॉक्स, एक होता है सैंड ड्यून्स एंड एक होता है लोएस। ठीक है, हैव यू एवर विजिटेड अ डेजर्ट? कभी आप डेजर्ट गए हों तो इसके बारे में देखते हैं। ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर्स एंड सम ऑफ सैंड ड्यून्स एज एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ डेजर्ट्स इज विंड। ठीक है, विंड में इरोजन और डिपोजिशन का सबसे मेन बड़ा कारण जो है वो हमारा विंड है। वही उसको ट्रांसपोर्ट विंड ही करती है वहाँ पर ज़्यादातर इरोजन वगैरह। इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ मशरूम। वहाँ पर जो रॉक्स होंगे, आपको ज़्यादातर जो रॉक्स होंगे वो मशरूम शेप में देखेंगे, कॉमनली कॉल्ड एज मशरूम रॉक्स। उनको मशरूम रॉक्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि wind erode the lower section of the rocks more than the upper part. Therefore such rocks have narrow base and wider top. When the wind blows, it lifts and transports sand from one place to another. When it stops blowing, the sand falls and
गेट्स डिपोजिटेड इन द लो हिल्स, ठीक है, like structures. These are called the sand dunes. When the when the grains of the sand are very fine and light, the wind can carry it over a very long distances. When such sand is deposited in large areas, it is known as the loess. Large deposits of the loess is found in the China. अब चलिए ये कहानी पूरी पढ़ दी, अब इसको समझते हैं। देखो क्या होता है, मशरूम जैसे कुछ मशरूम रॉक्स टाइप होता है। यहाँ पे क्यों होता है मशरूम रॉक्स, ज़रा बात करते हैं। देखिए मान लो कि ये आपका माउंटेन है। अब यहाँ से माउंटेन से क्या होता है, जब गर्म हवा निकल के जाता है, हमेशा गर्म हवा का क्या होता है, वो ऐसे नीचे की तरफ से निकल के जाती है। जब ये नीचे की तरफ से निकल के जाती है तो कुछ इस तरीके से ये ना मशरूम टाइप बन जाएगा। देखो ये मशरूम तो नहीं बन पाया, मशरूम जैसा नहीं बन पाया, लेकिन हाँ मशरूम टाइप जैसा ये बन जाता है, ठीक है। मशरूम जब नीचे से हवा जाएगी तो इरोजन भी नीचे नीचे ही होगा, सिर्फ नीचे इरोजन होगा तो नीचे का पार्ट पतला हो जाएगा, ऊपर का पार्ट मोटा हो जाएगा, वो मशरूम जैसा दिखने लगेगा। अब मशरूम जैसा दिखने लगेगा, देन उसके बाद में कि विंड क्या करती है, ज़्यादातर हवा को लेके जाती है और हवा को एक जगह से लेकर के निचले पार्ट में ले जा करके रख देती है, या फिर एक बात करें नीचे पार्ट से ऊपर वाले पार्ट में लेके जाए तो वो जहाँ भी जाके उसे डिपॉजिट कर देती है, वहीं पर जो पार्ट में बन जाता है वहाँ पर सैंड ड्यून्स बन जाते हैं। Then when the grains of the sands are very fine and the light, the wind can carry it over the very long distance. जब ये जो सैंड जो है हमारी वहाँ पर जो वो बहुत ही हल्की और बहुत ही फाइन, मतलब बहुत ही पतली और बहुत ही बारीक होती है, तो क्या होता है विंड उन्हें बहुत दूर तक भी कैरी कर सकती है। बहुत दूर तक जब कैरी करके थे, व्हेन सच सैंड इज डिपोजिटेड इन लार्ज एरिया, जब ये जो पतली पतली बहुत ही अच्छी मतलब पतली और जो हल्की सैंड जब बहुत लंबे दूरी में बहुत बड़े एरिया में जब ये डिपॉजिट हो जाती है तो उसी को हम बोलते हैं लोएस, ठीक है। लार्ज डिपॉजिट ऑफ लॉयस इज फाउंड इन द चाइना। ये जो सबसे बड़े ज़्यादा लॉयस का डिपॉजिट मिलेगा वो आपको चाइना में मिलेगा, और ये यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो आपको जैसा भी ये चैप्टर लगा हो आप मुझे ज़रूर बताएं, और तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि हमारी दूसरी वीडियो जो चैप्टर नंबर 4 की डालेंगे। सीरीज़ पूरी चलेगी आपको, और जो 6 क्लास की सीरीज़ डाल चुका हूँ, आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, और क्लास 6 क्लास के बच्चों को भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी पढ़ सकें, और अपने दोस्तों को तो ज़रूर शेयर कर सकते हैं। और हाँ, मैं आप फिर एक बार कहूँगा यहाँ पर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को फिर से एक बार सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अपडेट मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।